हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्र 2021-22 के लिए आपका जो वार्षिक परीक्षाएं लगने वाली है। तो इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पे कक्षा 9 के लिए आपका प्रारंभिक विषय हिंदी है, उसके बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हिंदी के कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड ने जारी किए हैं। तो साथियों, आपको बता दूं कि इससे पहले हमने क्लास 9th के लिए मैथ का पेपर, इंग्लिश का पेपर और शायद एसएसटी का पेपर, दो तीन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप उनको ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रश्नों के बारे में। तो चलिए अपन देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी पासबुक, डेस्क वर्क जो भी आपके पास है उसमें टिक मार्क कर लेना है। और इनको मस्ट यानी कि इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। और साथियों, आपको बता दूं कि आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको अपना आंसर टिक मार्क करना है। आगे देखिए, यहाँ पे कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगनीज हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक बताए गए हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको भी आपको देख लेना है। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका 1 नंबर का यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी में आधुनिक आलोचना का प्रारंभ कब से माना गया है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको सही आंसर भारतेंदु युग से ही माना गया है। मंत्र कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा। इसके बाद देखिए, किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग काल कहा गया है। तो मध्यकाल को कहा गया है, श्रृंगार को, वीरगाथा को, या युद्धकाल को। इसके बाद देखिए, आदिकाल की कविता का प्रमुख विषय क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आगे देखिए, रामचरितमानस की कथा का मूल स्रोत क्या है। तो रामचंद्रिका है, रामायण वाल्मीकि है, राम राम है, या हनुमंत राम है। आगे देखिए, साकी सवद रमैनी किसकी रचना है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, कबीरदास जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। श्रृंगार रस की विशेषता नहीं है। तो श्रृंगार रस का बात करते हैं, यहाँ पे स्थायी भाव उत्साह है। तो उत्साह तो दोस्तों आपका जो हास्य होता है, ठीक है, उसका होता है। श्रृंगार रस का तो है ही नहीं उत्साह। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार है, स्थायी भाव रति है। तो श्रृंगार रति तो दोस्तों आपका प्रेम का हो गया, ठीक है, स्नेह का हो गया, हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको इसका आंसर टिक मार्क करना है। मैं साथियों आपको बता दूं कि आपको पेपर इसी तरह देखने को मिलेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। जो पैटर्न यहाँ पे दिया गया है सेम पैटर्न आपको एग्जाम में मिलेगा। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से ऐसे कैसे आपको रिपीट हो जाए, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। आगे देखिए, बंधु गुरुपद गुरु परगा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में किन मात्राएं हैं, इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाई में अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि तयित शब्द है वो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार आ जाता है, अनुप्रास अलंकार आ जाता है अगर किसी वर्ण की। यहाँ पे देखिए, तयित वर है वो लगातार रिपीट हो रहा है। तो किसी वर्ण की, किसी अक्षर की लगातार रिपीट होता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार पाया जाता है, ठीक है। आगे उपमत अलंकार में क्या होता है, किसी की उपमा की जाती है, जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इस तरह से। श्लेष वगैरह रूपक ये थोड़े अलग हो गए। यथाशक्ति का समास विग्रह आपको करना है। इसमें दोस्तों क्या होगा, यथाशक्ति में शक्ति अनुसार, यथ प्लस शक्ति, यथा शक्ति और यथ और अनुसार। तो यथाशक्ति पहली बात तो कर लेते हैं कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें अवयवी समास है, वो पहला समास वो ही दिया गया है। अब इस यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे साथियों ये माता, फिर आपने लिखा यहाँ पे पिता, तो यहाँ पे ये क्या है, योजक चिन्ह है जो दोनों को जोड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर साथियों, अगर इसमें बात करूँ कि माता पिता शब्द दिया गया है या दिन रात शब्द दिया गया है, इसमें पूछ ले कि आपका समास कौन सा है, तो इसमें समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है। ये भी आप याद रखें। आगे देखिए, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। अस्थि, अस्थि का मतलब क्या होता है साथियों, आपकी जो कलश होता है, हड्डी होता है, अश्रु होता है, या फिर अग्र होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है, थोड़ा ध्यान नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। साथियों दो होते हैं आपके तत्सम। पहला तो होता है तत्सम और एक तद्भव। तत्सम वो होता है कि जो संस्कृत के शब्द है उनको ऐसे कैसे हिंदी में अपना लिया जाता है, उनको अपन तत्सम बोलते हैं। तद्भव वे होते हैं जिनमें कि हम परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि पहले अपन अग्नि लिखते थे, आजकल क्या लिखते हैं, आग लिखते हैं।
पहले अपन हाथ को क्या लिखते थे, कर लिखते थे, और अभी क्या लिखते हैं, हाथ लिखते हैं। तो ये कर संस्कृत का शब्द है, जबकि हाथ अपना इसमें अपने को क्या कर लिया, तद्भव कर दिया, इसको रूपांतर कर दिया इसको बोलचाल के हिसाब से, ठीक है, या फिर आपकी देवनागरी भाषा है उसके हिसाब से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें कौन सा हो जाएगा वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया शब्द का जो तत्सम है वो आपको बताना है। अब यहाँ पे चिड़िया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, कपोत तो कबूतर का हो जाएगा, कोकिला कोयल का हो गया, चटका और चंद्रिका। तो यहाँ पे चटका हो सकता है, चंद्रिका तो शायद चांद का होगा, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए थोड़ा सा। आप देखिए अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा। अब यहाँ पे विलोम पूछा गया है तो सिंपल सी बात है, ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, कमल, राजीव, जलज, नलिल आदि कहलाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। कमल, राजीव, जलज, यानी कि कमल का पौधा है वो जल में उगता है, नलिन बोलते हैं राजीव वगैरह, तो ये क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो भी पेपर में आपका आने वाला है, ये 100% मान के चलिए कि आपका ऐसे कैसे पेपर आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कैसे याद करना है, सारा सेक्शन आपको दिया गया है, कौन सा सेक्शन में से किस तरह का प्रश्न आ रहा है, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए सारे, ठीक है। बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर आप समझेंगे नहीं और आप और किसी चीज़ पे ध्यान देंगे तो आपको, आप जब एग्ज़ाम देंगे आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि जो पेपर बताया गया था पहले मेरे द्वारा मानी या फिर बोर्ड ने जो जारी किया है, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो पेपर एकदम सही था। आगे देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे महाशय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो महाशय का क्या हो जाएगा, आपको देखना है यहाँ पे क्या दिया गया, महान प्लस आशय, महा प्लस आशय, महा प्लस शय और महा प्लस आलय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महा प्लस श हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर इसके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, भानु शब्द का पंचमी विभक्ति और द्वितीय वचन आपको बताना है। अब ये तो आपको देखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्र धातु विधि लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे सेक्शन बी की बात करेंगे। यहाँ पे आपको निम्नलिखित गद्यांश दिया गया है। महागुरु, नहीं आशा, नहीं उमंग, नहीं उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है, ठीक है। इस तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। इसका आपको क्या करना है, पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, लेखक गुरु के किस प्रकार की ज्योति विकिरण करने का निवेदन कर रहा है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, आशा है कि ज्योति विकिरण करो और मैत्री और प्रीति की सुगंध धारा से अलावित करो, ठीक है। तो यहाँ पे कृतज्ञ से आप ये बताना है। इसके बाद देखिए, सेकंड है कर्तज्ञ से आप क्या समझते हैं। थर्ड है, कर्तज्ञ भारत का प्रमाण अंगीकार करने का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे सभी के बारे में आपको मिल जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए, हम उलझे गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञ अब भी हम रह गई है। तो यहाँ पे कृतज्ञ से आप क्या समझते हैं, तो हम जो उलझे हुए हैं संसार में या किसी भी चीज़ में जो बताया गया है उसके बारे में बताया गया है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपाणी वाणी को नहीं भूले हैं, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो, ठीक है। तो ये सारे आंसर आपको दिए गए हैं, बस आपको इनको समझ के आंसर लिखना है। तो यहाँ पे अथवा में दूसरा दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित पद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पे कुछ ये वर्णन किया गया है, ठीक है, श्री कृष्ण के बारे में। इसका आपको क्या करना है, प्रश्नों के आंसर देना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय यह है कि जो वर्णन किया जा रहा है जिसके द्वारा, उनका कहना है कि मेरे तो एकमात्र जो ईश्वर है, मेरे एकमात्र जो भगवान है, मेरे एकमात्र जो भी है कर्ता धर्ता सब, वो क्या है, मेरे तो ओनली ऑल क्या है, गिरधर गोपाल है। इस तरह से आपको आंसर देना है। मीरा के काव्य में व्यक्त रहस्यवाद का परिचय दीजिए। मीरा ने किस भाषा में रचना की है। तो मीरा की जो ये भाषा है दोस्तों, ये आपकी जो आपके खड़ी बोली है, यानी कि ब्रज भाषा है, ठीक है, ब्रज भाषा से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अथवा में दूसरा दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश गद्यांश को किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है कैसे करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर विचार विमर्श आपको करके लिखना है। या फिर आपको देखिए, अथवा में दिया गया है दूसरा, दोनों में से आप कोई सा भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और साथियों, आपको बता दूं कि ये यूपी बोर्ड का पेपर है, यूपी बोर्ड के जो छात्र है कक्षा 9 के, उनके लिए ये पेपर है। आगे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय आपको देना है और ये पॉइंट आपको इंक्लूड करना है इसमें, जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा,
ये और नेक्स्ट देखिए ख दिया गया है, इनमें से आप इन कबीर दास हो गया, मीराबाई हो गया, मैथिली शरण गुप्त हो गया, इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ या कोई एक श्लोक आपको देना है याद करके। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। तो ये सारा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे 29 नंबर का देखिए। 30 नंबर का देखिए यहाँ पे शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ यानी कि बीमार होने के कारण एक दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों ये पेपर है कक्षा 9th का और यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए जारी किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लेना क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों एक और पेपर के साथ, नए पेपर के साथ। जो आप कमेंट करेंगे वही पेपर आपको जल्दी ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले, इंपॉर्टेंट है सारे, मोस्ट ठीक है। धन्यवाद।